दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं ALP 14 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी का डिस्कशन जो है आज हम लोग बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन क्या है कि एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टावर है और एक पहाड़ है। तो पहाड़ जो होगा वो टावर से क्या होगा, बड़ा होगा। पहाड़ जो होगा वो टावर से तो बड़ा ही होगा। तो ये माना कि पहाड़ है और एक टावर का फिगर हम बनाएंगे तो कुछ टावर जो होगा इस तरह होगा और दोनों की पाद बिंदु को हम मिला देंगे और ये जो हमारा हो जाएगा क्या, टावर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर के पाद से यानी कि टावर की नीचे वाला पॉइंट से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहाड़ी के शीर्ष यानी कि पहाड़ के ऊपर वाले भाग से टावर के नीचे वाले भाग के बीच का जो उन्नयन कोण है वो हमारा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। फिर आगे कह रहा है कि पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि पहाड़ी के पाद मतलब पहाड़ी के नीचे वाले पॉइंट को हम यदि टावर के शीर्ष यानी ऊपर वाले भाग को मिला देते हैं तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आगे कह रहा है यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है यानी कि टावर ये जो है ये 50 मीटर ऊंचा टावर है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, यानी कि इसका हाइट हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस त्रिभुज के माध्यम से यदि हम इस भुजा की लंबाई को निकाल लेते हैं तो फिर आगे जाके हम इस त्रिभुज के माध्यम से जो है इस भुजा की लंबाई को भी निकाल लेंगे। तो इस भुजा की लंबाई को निकालने के लिए थोड़ा देर के लिए जो है हम यदि इस लाइन को भूल जाएं, इस लाइन को, तो ये तो अब एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और जब ये एक समकोण त्रिभुज होगा और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो 90 की सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनस एच से इंडिकेट करते हैं। और रेशियो मेथड से बनाने के लिए 30 डिग्री का यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो 30 के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब यदि tan 30 डिग्री का मान हम निकालें तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और जब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बट्टा जो होता है वो बेस होता है, यानी कि लंब बट्टा आधार होता है। तो यहाँ से P यानी परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो 1 हो जाएगा और बेस का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना, √3 हो जाएगा। तो P का मान जो हो जाएगा वो रेशियो में 1 हो जाएगा, यानी कि इस भुजा का जो मान है वो रेशियो में कितना है, 1 है। और रियल में कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, यानी कि 1 के बराबर 50 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 जो है इसी भुजा का मान है और ये 50 जो है ये भी इसी भुजा का मान है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और 30 के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और 90 की सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। तो बाकी जो भुजा बच जाता है उस भुजा को हम लोग क्या, बेस कहेंगे। और बेस का रेशियो कितना है, √3 है, यानी कि √3 का मान यदि हम निकालते हैं तो इस भुजा का मान निकल जाएगा। तो अब देखिए 1 का मान यदि 50 है तो √3 का मान निकालने के लिए हम 50 से गुना कर देंगे, यानी कि इस भुजा का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा। और जब इस भुजा का मान हमें मिल गया तो एक यहाँ से यदि अब हम इस मान को भूल जाए, इस कोण वगैरह सब को भूल जाए, इस सब को यदि हम भूल जाए तो यहाँ से यहाँ जो हमारा पहले कोण बना था वो कितना डिग्री, 60 डिग्री का बना था। तो अब जो है हम इस त्रिभुज के माध्यम से इस भुजा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो इस भुजा का मान अब पता है और इस भुजा का मान कितना है, 50√3 है। और अब इस बार जो है 60 डिग्री का चर्चा हो रहा है तो 60 के सामने इस बार यानी कि जिस कोण का चर्चा करेंगे उस कोण की सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि tan 60 के सामने की भुजा इस बार लंब होगा, यानी कि P का रेशियो निकालना है।
तो tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का जो मान होता है वो √3 बट्टा कितना 1 होता है, और √3 बट्टा इसी को हम क्या कहते हैं? p/b। यानी कि इस बार p का जो रेशियो हो जाएगा लंब का वो कितना √3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ √3 और ये बाकी जो भुजा बचा ये बेस कहलाएगा, यानी कि 1 का मान जो है ये हो जाएगा कितना 50√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस का जो रेशियो है वो 1 है और 60 के सामने यदि लंब हो जाता है तो ये p यानी कि p का मान कितना √3 है यहाँ से, और बेस यानी बेस का मान कितना है 1 है, यानी कि 1 इस भुजा का मान रेशियो में जब होगा तो जब 1 इस भुजा का मान रेशियो में होगा तो रियल में कितना 50√3 है, तो रेशियो में भी इसी भुजा का मान है और रियल में भी इसी भुजा का मान है, इसलिए ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। अब यहां से यदि हम इस भुजा का मान निकालने के लिए √3 का यदि मान निकालते हैं तो इस भुजा का मान निकल जाएगा, तो 1 का मान कितना है 50√3 है, तो √3 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे √3 बराबर हम क्या करेंगे कि 50√3 तो 1 का मान है और √3 का मान निकालने के लिए हम √3 से गुना कर देंगे, तो अब √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 50 गुना 3 करेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी √3 का जो मान हो जाएगा वो रियल में कितना 150, यानी कि इस भुजा का जो मान रेशियो में है वो √3 है और रियल में जो है वो कितना है 150 है, यानी कि पहाड़ का जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो अधिकतम कितने अंक थे। देखिए कह रहा है क्या कि आदित्य को परसेंटेज में जो अंक प्राप्त हुआ है वो कितना है 78% है, और रियल में जो अंक प्राप्त हुआ है वास्तविक अंक जो है वो कितना 663 है, यानी कि ये जो है प्रतिशत में आदित्य का अंक है और ये जो है वास्तविक अंक है 663 है, यानी कि ये दोनों जो है आदित्य का ही अंक है, इसलिए दोनों एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। और हमसे अधिकतम अंक पूछा जा रहा है, यानी कि 100% का मान पूछा जा रहा है, तो 100% का मान निकालने के लिए यहाँ से 663 में हम क्या करेंगे 78 यानी कि इस प्रतिशत से भाग दे देंगे तो यहाँ 1% हो जाएगा, यानी 1% का मान निकल जाएगा, और 1% को 100% करने के लिए 100 से गुना करेंगे, और जब 100 से इधर गुना करेंगे तो 100 से इधर भी गुना करेंगे, अब जो ये हो जाएगा 100% का मान हो जाएगा, यानी कि आदित्य का अधिकतम अंक हो जाएगा। ये 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एक 3, उसके बाद कटेगा 13 दूनी 26 और फिर कटता है आपका 13 दूनी 26, तो 13 कन 13 और बचेगा 9, 13 पचे 65, 13 छक 78, 7 91। उसके बाद 2 से यदि इधर हम काटे तो 50 बार में कटेगा, और अब यदि 17 गुने 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का 0 और 7 पंचे 35 का 5 हाथ में 8 हो जाएगा, 5 एकन 5 और 5 और 8 को ऐड करते हैं तो कितना 7 पंचे 35, तो 35 का 5 और हाथ में कितना हासिल यानी कि 3 ही न बचा था, उसके बाद 5 एकन 5 और 5 3 कितना 8 हो जाएगा, यानी कि अधिकतम अंक जो हो जाएगा वो कितना 850 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 54 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और इस व्यक्ति को जो है ट्रेन पार करना चाह रही है, जो ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर और ये ट्रेन जो है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस व्यक्ति को पार करना चाह रही है। और ट्रेन जो है इस व्यक्ति को पार करने का अर्थ होता है कि ट्रेन जो है जितने समय में इस व्यक्ति को पार करेगा यानी कि उतने ही समय में ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई की तुलना में इस व्यक्ति की जो लंबाई है वो क्या है, नगण्य है। इसलिए ट्रेन जो है अपनी लंबाई को कितने समय में पार कर रही है, क्वेश्चन का पूछने का अर्थ है। तो देखिए समय हमें निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है कि दूरी बट्टा चाल होता है, और दूरी बट्टा चाल होता है और समय जो हम निकालेंगे वो सेकंड में निकालेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है वो हमारा सेकंड में ही है। और यहाँ जो दूरी दिया गया है वो कितना 180 मीटर दिया गया है, और यहाँ तो आदमी की जो लंबाई है वो नगण्य है यानी कि 0 है, तो कुछ अब ऐड करेंगे नहीं इसमें। उसके बाद जो हमारा चाल है वो कितना 54 किलोमीटर पर आवर है, और ये किलोमीटर में है और ये दूरी जो है वो मीटर में है,
तो किलोमीटर को बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 5/18 से यदि हम गुना कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो 18 × 54 और 3 पंचे कितना 15 हो जाएगा। यानी कि दूरी जो हमारा चाल जो हमारा हो जाएगा वो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसे यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक ना। यानी कि हम 15 से अब भाग करेंगे तो जो समय आएगा वो हमारा सेकंड में निकल के आएगा। और कभी यदि हमें 15 मीटर यानी कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो, तो मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो उल्टा गुना करेंगे 18/5 से। यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से, यानी उल्टा गुना करेंगे 5 × 15 और 18 × कितना 54 हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा। अब देखिए यदि हम 15 से इसमें भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 3 बचता है तो 15 दूना 30, यानी कि 12 सेकंड में जो है 12 सेकंड में जो है ट्रेन जो है इस व्यक्ति को पार कर पाएगी। यानी कहने का मतलब अपनी लंबाई को ट्रेन जो है, अपनी लंबाई इतनी दूरी को ट्रेन जो है 12 सेकंड में तय कर पाएगी, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 1500 रुपया में एक वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि वस्तु को वो कितने दाम में, कीमत में जो है वो बेच रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1500 में खरीदा, और खरीदने का अर्थ क्या होता है कि सीपी होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। खरीदने का अर्थ क्रय मूल्य होता है और बेचने का अर्थ विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में क्या होता है कि वो 100% होता है, यानी कि 100% का मान जो है वो 1500 है। उसके बाद आगे कह रहा है कि 12% के लाभ पर बेच रहा है। तो 100% यानी कि 1500 में खरीदा और 12% लाभ पर बेच रहा है। तो लाभ होने का मतलब क्या होता है, 100 से भी अधिक, यानी कि 100 में ऐड करेंगे, यानी कहने का मतलब 112% में बेच रहा है। और 100% का मान कितना है, 1500 है। जब 100% का मान यहाँ से 1500 है तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500/100 करेंगे, तब तो 1% का मान निकलेगा। और 12% लाभ का अर्थ क्या होता है, 112% पर बेच रहा है। यदि यहाँ हानि कहता है तो 100 में से घटा के लिखते, तो लाभ कह रहा है यानी ऐड करेंगे, 112% में बेच रहा है और 1% का मान इतना है और हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, तो 112% में बेच रहा है। तो 112% का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 112 से गुना कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो इधर खत्म हो जाएगा यदि, तो अब 15 × 112 करते हैं तो कितना, 15 दूना 30 का, जीरो हाथ में 3 बचेगा, 15 का 15 और 15 और 3 ऐड करेंगे तो 18 का 8 हाथ में 1 बचेगा। उसके बाद 15 का 15 और 1 हाथ में बचेगा तो कितना 16 हो जाएगा। यानी कि 1680 रुपया में वस्तु को बेच रहा है और 1500 में यानी वस्तु को खरीदा और 1680 में बेच रहा है, तब जाके जो है किसी भी व्यक्ति को 12% जो है वो लाभ हो रहा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, और जितने परसेंट लाभ यदि कहेगा तो ऐड कर देंगे इसी 100% में, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि यहाँ हानि कहता तो इस 100% में घटा देते तो वो हमारा जो है विक्रय मूल्य हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ तो लाभ कह रहा था इसलिए ऐड किए थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 16, 28 और 42 का लघुत्तम समापवर्तय क्या है। यानी कि हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है कि इसका 16, 28 और 42 का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि हम एलसीएम निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखिए 16 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 2 है। अब 4 2 का अर्थ यानी हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह 28 को यदि हम तोड़े तो 28 को कैसे तोड़ेंगे, 7 × 2 कितना 14 हो जाएगा और 14 दूनी 28 हो जाएगा। यानी कि हम 28 को लिख सकते हैं 7 × 2 का पावर 2, क्योंकि 2 2 है। उसके बाद यदि हम इस 42 को इसी तरह लिखें तो इस 42 को कैसे लिखेंगे, 7 × 2 हो जाएगा कितना 14 और 4 42, यानी कि 7 × 2 × 3 लिखेंगे 42 को।
अब अभाज्य गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में एलसीएम बनाएंगे तो 2 का पावर यहाँ 4, 2 का पावर यहाँ 2, यहाँ कुछ भी नहीं यानी 2 का पावर 1। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा पावर रहेगा वो 1 लिखेंगे। तो 2 का पावर 4 सबसे बड़ा है यानी कि 2 का पावर 4 होगा। उसके बाद यहाँ 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 है यानी कि 7 लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ एक सिर्फ 3 बच जाता है तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब 2 का पावर 4 का अर्थ क्या होता है कि 2 का पावर 4 का अर्थ होता है 2 गुने 2 4, 8 दूनी 16 और 16 48। इन 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा यानी कि 48 गुने 7 हम करेंगे तो 8 सत्ते 56 का 6 हाथ में कितना 5, 7 चौक 28 और 28 और 5 जो हो जाएगा वो कितना 33 हो जाएगा यानी कि 336 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 16, 28, 42 का जो एलसीएम होगा वो 336 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दी गई तालिका 4 विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में 4 छात्रों W, X, Y और Z द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। उसके बाद 4 छात्रों के फिजिक्स और केमिस्ट्री में औसत अंक 1 स्थान तक पूर्णांकित कितने हैं। यानी कि देखिए स्टूडेंट का जो नाम है वो क्या है W, X, Y, Z नाम है और सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि चारों छात्र का फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो औसत अंक कितना है, हमसे पूछा जा रहा है। तो चारों छात्र के द्वारा फिजिक्स में जो अंक है वो एक छात्र के द्वारा 70, दूसरी छात्र के द्वारा 55, तीसरी छात्र के द्वारा 60 और चौथी छात्र के द्वारा 90। ये फिजिक्स का मार्क है। उसके बाद केमिस्ट्री का जो मार्क है वो W नाम का जो छात्र है उसके द्वारा 90 लाया गया है, X नाम का जो छात्र है उसके द्वारा 80 लाया गया है, Y नाम का छात्र से 20 लाया गया है और Z नाम के छात्र के द्वारा 80 लाया गया है। ये केमिस्ट्री का है और इन दोनों का औसत अंक हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ यदि इन दोनों को ऐड करें तो कितना 8 और 8 16 1 17 2 कितना 19 और 19 और 8 जो हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। यानी कि केमिस्ट्री में चारों के द्वारा 270 अंक लाया गया है। फिजिक्स में चारों के द्वारा कितना अंक 7 5 12 6 18 2 20 और 7 27 यानी 275 अंक लाया गया है। दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो कितना 5 हो जाएगा, 7 7 14 का 4 हाथ में 1 2 2 4 1 5 यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री में चारों छात्र के द्वारा 545 अंक लाया गया है। तो टोटल अंक जो होगा उसमें यदि हम 4 से भाग कर देंगे तो चारों छात्र का औसत अंक निकलेगा, क्योंकि औसत निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दी गई संख्या का योग। तो यानी कि कुल दी गई संख्या का योग बटा कुल दी गई संख्या से हम भाग करते हैं। तो यहाँ कुल दी गई संख्या यानी स्टूडेंट की संख्या जो है वो 4 है और कुल दी गई संख्या का योग 545 है। अब इन 545 में हम 4 से भाग करेंगे तो क्या बार में जाएगा, 4 से एक बार में तो 1, उसके बाद 1 बचेगा तो 4 तिया 12 और फिर कितना 2 बचेगा तो 2 पे 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा तो 4 छक 24। अब फिर 1 बचेगा तो 4 दूनी कितना 8 और 0.1 अंक तक ही हमसे पूछा जा रहा था, यानी कि 136.2 जो हो जाएगा उसका औसत अंक हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित करें कि किन रंगों की मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री 55% होगी। तो इस सवाल को हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन में भूरी, काली, नीली और सुनहरी दी गई है। तो भूरी का यदि हम ले ले तो भूरा मेरा कितना 3% है पहला ऑप्शन के अनुसार, और काला जो दिया गया है वो कितना 5% है। नीला फिर जो दिया गया है वो कितना है 12% है। उसके बाद फिर सुनहरी, तो सुनहरी कितना 10% है। सभी को ऐड करने के बाद 55% आ रहा है तो सही होगा यही ऑप्शन। यदि 55% नहीं आ रहा है तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए सभी को ऐड करने के बाद 55% नहीं हो रहा है यानी कि ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। अब यदि हम आगे बी नंबर ऑप्शन को चेक करें तो बी नंबर ऑप्शन में क्या है कि भूरी है, काली है। तो भूरा कितना है 3% है और काला कितना है तो 5% है।
उसके बाद लाल कितना है, तो लाल जो दिया गया है वो 20% दिया गया है, और सुनहरा, तो सुनहरा 10% है। इन सभी को भी हम फिर ऐड करते हैं तो 20 10 30 और 8 38% होता है, यानी कि क्वेश्चन में तो 55% कह रहा है, तो ये 38% ही हो रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब यदि हम सी नंबर ऑप्शन को चेक करें तो सी नंबर ऑप्शन में क्या है कि नीली हरी, तो नीला जो है वो 12% है और हरा जो है वो 8% है। आगे सुनहरी फिर कह रहा है सुनहरा 10% है, और काली का कह रहा है तो काला 5% है। फिर लाल कह रहा है तो लाल जो है वो 20% है। अब इन सब को यदि हम ऐड करें तो 20 हो जाएगा यहाँ और 20 यहाँ, तो कितना 40, और 40 और 10 कितना 50, और 50 5 55, यानी कि इस ऑप्शन को ऐड करने के बाद जो है 55% आ रहा है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर का विचरण गुणांक 16 है और माध्य 25 है, तो विचरण क्या होगा। तो देखिए विचरण और मानक विचलन में एक रिलेशन होता है, यानी कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, विचलन लन बराबर होता है रूट अंडर विचरण। तो यहाँ विचरण निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मानक विचलन पता होना चाहिए। तो अब मानक विचलन हम कैसे निकालेंगे कि मानक विचरण बराबर फॉर्मूला जो होता है मानक विचरण रन बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन, मानक विचलन बट्टे जो होता है वो माध्य होता है गुणे 100 होता है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो मानक विचलन कितना, मानक विचरण गुणांक दिया गया है, कितना दिया गया है 16 दिया गया है, यानी कि यहाँ जो होगा विचरण गुणांक होगा, विचरण गुणांक का मान क्वेश्चन में दिया गया है। तो विचरण गुणांक का मान कितना दिया गया है 16 दिया गया है, और मानक विचलन तो हमें निकालना ही है, तो इसे x मान ले मानक विचलन को, और माध्य फिर क्वेश्चन में कितना दिया गया है 25 दिया गया है, और गुना यहाँ फॉर्मूला में 100 करना पड़ेगा तो 100 करेंगे, और यहाँ से हम यानी कहने का मतलब मानक विचलन यानी x का मान निकालेंगे। 25 से कटेगा 4 बार में, और यही 4 से कटेगा 16 4 बार में, यानी x का मान 4 होगा, कहने का मतलब मानक विचलन का मान 4 होगा। तो अब यदि हम मानक विचलन के जगह पे 4 रख देते हैं तो यहाँ से विचरण का मान निकलेगा, और विचरण का मान जो निकलेगा वो विचरण क्या है रूट में है फॉर्मूला के अनुसार से। तो इस रूट को खत्म करने के लिए यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म होगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तब तो संतुलित बना रहेगा। तो अब इधर यदि स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक कितना 16 हो जाएगा, यानी कि विचरण का जो मान हो जाएगा वो कितना 16 हो जाएगा, और हमसे विचरण पूछा जा रहा था, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। घात समीकरण का है, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का मान 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का जो मान है वो 0 दिया गया है, और क्वेश्चन में एक मूल, यानी कि मूल का अर्थ होता है कि x का मान, द्विघात समीकरण में मिनिमम जो क्वेश्चन x का जो मान निकलेगा वो 2 मान निकलता है। तो एक मान दिया गया है कि वो 3 है, और दूसरा मान हमसे पूछा जा रहा है x का। तो इस x का एक मान इस x के जगह रख के हम यहाँ से k का मान निकाल लेंगे सबसे पहले। तो x का मान यदि इसमें रखें तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस k का k रहेगा ही रहेगा क्योंकि उसका मान निकालना है, बराबर 0। अब 9 में से 12 घटेगा -3, यानी कि k प्लस में इधर है बराबर उधर 0, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी k का जो मान हो जाएगा वो कितना 3 हो जाएगा। अब यदि k का मान 3 हो रहा है तो इस k के जगह हम 3 को रख देंगे, और इस k के जगह हम 3 को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण बनेगा। अब हमसे इस समीकरण में दूसरा मान पूछा जा रहा है x का, एक मान तो दिया गया था 3, तो और इस मान के मदद से हम k का मान निकाले हैं। अब जो है इस समीकरण से हमें दूसरा मान निकालना है x का, तो दूसरा मान हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे।
और बाय ऑप्शन कैसे बनाएंगे कि x का मान, अब यदि हम ऑप्शन ए से ले लेते हैं कि माना कि x का मान ऑप्शन ए में कितना -1 है, और -1 यदि x का मान रहेगा तो x के जगह हम -1 रखने से देखिए बराबर ये सब साइड 0 हो जाता है। यदि ये पूरा का पूरा ये यदि 0 हो जाएगा तो x का मान यही होगा, क्योंकि बराबर उधर 0 है तो इधर भी 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड संतुलित होना चाहिए। तो x का जगह जो हम -1 यदि रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या 1 का माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ 1 से गुना करेंगे -1 से तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी कि 1 + 4 + 3 होगा, यानी 4 3 7 1 8 बराबर 0, यानी कि इधर 8 इधर 0 हो रहा है, यानी कि x का मान ये नहीं होगा। तो अब पहला ऑप्शन यानी होगा नहीं। तो अब दूसरा ऑप्शन यदि ले तो दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, -4 दिया गया है। अब यदि दूसरा ऑप्शन में -4 तो -4 का यदि स्क्वायर करे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 16, माइनस स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस 4 को फिर इस x के जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, +16 कर देगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। 16 16 32 और इस 3 को फिर ऐड करेंगे तो 33 बराबर क्या 0 होगा, यानी इधर तो अभी फिर भी 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर भी 33 और इधर 0, यानी कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब यदि ऑप्शन सी x का मान क्या है, 4 है, और x का मान 4 यदि रखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, +3 बराबर 0 होगा। 16 में से 16 0, यानी 3 बराबर 0, अभी भी 3 बराबर 0 ही है, यानी कि 0 बराबर 0 अभी भी नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी भी यहाँ नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी बचा है, यानी कि एकमात्र ऑप्शन डी बचा है। तो एकमात्र ऑप्शन डी क्या है, x बराबर 1 है, यानी कि समीकरण दूसरा मान जो x का हो जाएगा वो 1 होगा, और पहला मान तो दिया गया था कि 3 था। अब यदि 1 को इसमें रख के देखें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस यहाँ x के जगह 1 रखेंगे, प्लस में है तो -4 और +3 हो जाएगा। 3 और 1 कितना, 4 होगा, और 4 में से 4 घटेगा तो 0, और इधर भी 0, यानी अब 0 बराबर 0 हो रहा है, यानी x बराबर 1 जो है इस समीकरण को रखने पे समीकरण को संतुलित कर पाता है, ठीक ना। यानी x का जो दूसरा मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर जो है वो 52 था, और 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए हैं। तो देखिए, माना कि 11वीं पारी में जो बल्लेबाज ने रन बनाया है वो माना कि x रन बनाया है 11वीं पारी में। क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, कह रहा है 12वीं पारी में जो है इस पारी के पिछली एक पारी, तो पीछे कौन सा पारी, 11वीं पारी होगा, तो इस 11वीं पारी के तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया है इस पारी के तुलना में, यानी 11वीं पारी। तो 11वीं पारी में तो हम x रन माने हैं, यानी कि 11वीं पारी में उसने x रन बनाया, तो 16 रन 12वीं पारी में अधिक बनाया, यानी कि 12वीं पारी में x + 16 रन बनाया है, कहने का मतलब क्वेश्चन के अनुसार से। तो फिर शुरुआत में क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, यानी कि 11वीं पारी का रन ये हुआ, 12वीं पारी का रन ये हुआ, और 10वीं पारी तक में जो कोई बल्लेबाज है वो 52 औसत रन बना रहा है। और जब 52 औसत रन 10वीं पारी तक बना रहा है तो हम 52 गुने 10 करेंगे, 520 हो जाएगा, यानी कि 10 पारी का जो कुल योग हो जाएगा अंक का वो कितना, 520 हो जाएगा रन का। अब ये 10 पारी का, ये 11 पारी का, ये 12 पारी का, यानी 10 पारी का, 11 पारी का और 12 पारी का, तीनों पारी का योग इतना है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया, यानी कि अब ये तीनों पारी का इतना अंक, और यहाँ से 12 गुने 54 करेंगे तो यहाँ भी ये 12 पारी का अंक आ गया, और ये भी 12 पारी का अंक था, तो ये दोनों 12 पारी का अंक और ये भी 12 पारी, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। अब 12 गुने 54 करेंगे तो 12 चौक 48 का 8 हाथ में कितना, 4, 12 पंचे 60 और 4 कितना, 64 हो जाएगा, यानी 12 गुने 54 करने पे कितना, 648 हो जाएगा।
और ये भी 12 पारी का औसत 12 पारी के अंकों का योग है, और ये तीनों जो है ये 12 पारी के अंकों का योग है। अब 520 इधर प्लस में है, उधर जाएगा घटेगा यानी माइनस में होगा, और 520 घटेगा 648 में से तो कितना बचेगा 128 बचेगा। उसके बाद जो है इधर x और इधर x प्लस 16 यानी कि 2x प्लस 16 बराबर 128, और 16 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा। फिर यदि 16 को हम उधर यदि घटाते हैं तो 2x बराबर जो हो जाएगा वो 112 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 2 छक्के 12 यानी x का मान 56 होगा। और हम 11वीं पारी में जो माने थे वो x रन माने थे, तो यहाँ से x का मान निकल गया कितना 56, यानी कि 11वीं पारी में जो बल्लेबाज ने रन बनाया है वो कितना 56 रन बनाया है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 20, 28, 48 का महत्तम समापवर्तक क्या है। 20 का, 28 का, 48 का महत्तम समापवर्तक हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बाय ऑप्शन कैसे बनाएंगे। बाय ऑप्शन यानी कि जो भी बड़ा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ का परिभाषा होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यानी कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन से हम चेक करना शुरू करेंगे कि इन तीनों संख्या को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन 8 है, तो 8 से यदि हम चेक करना शुरू करें तो 8 से 48 कटेगा, 20 नहीं कटेगा। अब 20 नहीं कटेगा यानी कि इसका 20, 28, 48 का जो एचसीएफ होगा वो 8 नहीं होगा। अब 8 से थोड़ा सा नीचे वाला यदि हम देखें तो इसमें 8 से थोड़ा सा नीचे 4 है, यानी 4 से चेक करेंगे तो 4 से ये कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, यानी कि इन तीनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किग्रा है तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। किसी ईंट के भार का, तो माना कि ईंट का जो भार होगा वो x होगा। अब कह रहा है इसका 3/4 और का अर्थ होता है गुना, यदि 7/8 किग्रा है यानी कि ईंट का ये तो हम माने हैं कि भार कितना रहा होगा x रहा होगा। x का 3/4 जो है वो कितना है 7/8 है, क्वेश्चन में कह रहा है। अब यदि 4 से काटेंगे तो 2 बार में 3 इधर आके गुना हो जाएगा, हाँ, तो x का मान क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, यानी ईंट का जो भार है वो कितना है 7/6 है। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके भार का 5/7 कितना होगा, यानी कि ईंट का तो भार इतना है ना, अब इसका 5/7 कितना हो जाएगा। तो का मतलब गुना होता है, यानी 5/7 7 से कटेगा, कहने का मतलब ईंट के भार का 5/7 जो होगा वो 5/6 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो 1/12 शेष बचता है, तो भिन्न क्या है। देखते हैं किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है, यानी 1/3 में से माना कि x को घटाया जाता होगा तो कितना 1/12 बचता होगा। अब इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी जब उधर जाके माइनस में होगा तो माइनस x का जो मान हो जाएगा 1/12 माइनस 1/3, और 12/3 का जो एलसीएम होगा वो 12, और यहाँ जो हो जाएगा वो 1 होगा, और यहाँ 3 चौक 12 यानी -4, 1 में से 4 घटेगा कितना -3/12 हो जाएगा, और यहाँ x भी माइनस में था और मान भी माइनस में आ रहा है, यानी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। 3 चौक 12 यानी हो जाएगा कितना 1/4, यानी x का जो मान हो जाएगा वो 1/4 होगा, यानी कि इस भिन्न में से हम 1/4 को घटाएंगे तब जाके 1/12 हमें मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5776 का वर्गमूल कितना है। तो देखिए 5776 का वर्गमूल हमसे पूछा जा रहा है, तो यदि हम 80 का स्क्वायर करें तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा, यानी 80 का स्क्वायर 6400 होता है, और हमें पूछा किसका जा रहा है 5776 का, यानी 6400 से छोटा हमें चाहिए। तो जब 6400 से छोटा चाहिए
तो 70 का यदि हम स्क्वायर करके देखें तो 70 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। यानी हमें क्या चाहिए, 6400 से छोटा चाहिए और 4900 से बड़ा चाहिए। तो ऑप्शन में 80 से बड़ा जो भी होगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक ना। तो 80 से बड़ा ऑप्शन में क्या है, 84 है, यानी कि 84 आंसर नहीं होगा, ए नंबर। अब यदि देखिए 70 से बड़ा यानी 4900 से क्या है, 5776 बड़ा है, यानी कि 70 से बड़ा चाहिए और 80 से छोटा चाहिए, यानी 70 और 80 के बीच वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 70 और 80 के बीच में मात्र एक ऐसा ऑप्शन है, सी नंबर, जो 76 है। यानी कि 76 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 5776 होगा, ठीक ना। यानी 5776 का जो वर्गमूल होगा वो कितना, 76 होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 30% का मान 33 है तो वह संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या का, यानी कि माना कि x का 30%, मान ले किसी संख्या का कह रहा था तो किसी संख्या को हम मान लिए x। अब इसका कितना कह रहा है, 30%, कितना है, 33 है। तो 30% प्रतिशत हटेगा तो क्या करेगा, 100 से भाग करेगा, 0 से 0 खत्म और 3 से इधर काटेंगे 11 और ये 10 उधर जाएगा, यानी x का जो मान हो जाएगा वो कितना, 110 हो जाएगा। यानी हम x का 30% निकालेंगे, यानी 110 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक बैग जो है में लाल गेंद का हरी गेंदों से जो अनुपात है वो 4:9 है। यानी एक बैग है उसमें क्या क्या है कि लाल गेंद है और हरी गेंद है, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है लाल गेंद और हरी गेंद का जो अनुपात है वो कितना, 4:9 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि बैग में 6 हरी गेंद को और मिला दिया जाए, लाल गेंद नहीं मिलाना है, हरी गेंद मिलाना है, यानी कि 6 हरी गेंद को जब हम मिला देते हैं तो लाल गेंद का हरी गेंद से जो अनुपात हो जाता है वो बढ़ के कितना, 1:3 हो जाएगा। तो बैग में कितने लाल गेंद है, यानी कि इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या मिलाया है, यानी कि बैग में हरी गेंद को हमने मिलाया। जब हरी गेंद को मिलाया तो हरी गेंद का मान रेशियो में भी बढ़ना घटना चाहिए, ना कि लाल गेंद का मान बढ़ना घटना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लाल गेंद का भी मान घट बढ़ रहा है, तो लाल गेंद का मान को हम बराबर करेंगे और लाल गेंद का मान यानी यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 करेंगे। तो यहाँ 4 करने के लिए यदि 4 से हम गुना कर दें तो 4 का 4 और अनुपात यहाँ कितना, 4 12 हो जाएगा, सॉरी 13 हो गया, 4 12 हो जाएगा। यानी कि अब तो लाल गेंद का मान बराबर हो गया और लाल गेंद का मान हमें बराबर करना ही था, क्योंकि लाल गेंद हम मिला नहीं रहे थे, मिला तो रहे थे हरी गेंद, तो हरी गेंद का ही मान रेशियो में भी बढ़ना घटना चाहिए। तो अब देखिए जब पहले रेशियो कितना था, 9 था, जब 6 हरी गेंद मिला दिए तो रेशियो कितना हो गया, 12 हो गया। यानी 9 से 12 होने का अर्थ रेशियो में कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, और रियल में कितना मिलाए थे, 6 मिलाए थे, और रेशियो में कितना, 3, यानी 3 का मान 6 हो गया। जब 3 का मान 6 तो 1 का मान निकालने के लिए 3 दूनी 6, यानी 1 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 का मान 2 होगा और हमसे पूछा जा रहा है कि बैग में लाल गेंद की संख्या कितनी है। तो लाल गेंद का तो रेशियो यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 ही है, यानी दोनों जगह 4 ही है, तो कहीं 1 का रेशियो लेके हम निकाल सकते हैं। तो 1 का मान यदि 2 है और यहाँ से हम 4 का मान निकालने के लिए 4 गुने 2 करेंगे, यानी 8 हो जाएगा 4 का मान। और जब 4 का मान 8 होगा यानी कि लाल गेंद की जो संख्या है बैग में वो कितनी है, 8 है, ठीक ना। तो